केस ऑफ ट्राइंगल्स में मतलब क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मतलब पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो कैपिटल ए वाली के सामने वाले साइड लेंथ को आई विल से स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड लेंथ को मैं क्या कहूँगा, स्मॉल बी। सिमिलरली कैपिटल सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को मैं क्या कहूँगा, स्मॉल सी, ठीक है। सो कैपिटल ए बी सी से क्या क्या डिनोट होता है, वर्टेक्स डिनोट होता है या एंगल्स डिनोट होता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी आर टॉकिंग। कैपिटल ए बी सी से या तो वर्टेक्स डिनोट होता है या तो एंगल्स डिनोट होते हैं, और स्मॉल ए बी सी से क्या डिनोट होता है, साइड लेंथ। साइड लेंथ डिनोट होता है, ठीक है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, तो एक टर्म आता है सेंट्रॉइड एंड, हाँ मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मीडियन। तो कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, बहुत ही मतलब ऑब्वियस बात स्टार्ट की है कि कोई ट्राइंगल के कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है ट्राइंगल, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी या तो वर्टेक्स या तो एंगल्स के लिए यूज होता है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड लेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट है सेंट्रॉइड एंड मीडियंस। तो जैसे मान लो कि अपना कोई ट्राइंगल है, तो ये एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में मीडियंस का डेफिनेशन क्या होता है, मीडियंस होता है अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, तुम लोग को पता होगा। जैसे मान लो बीसी का मिड पॉइंट मैंने डी ले लिया, तो ये ए एडी जो है वो क्या हो गया, एक मीडियन हो गया। एडी जो है वो एक मीडियन हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो ईसी का मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट ई ले लिया, उसको बी से ज्वाइन कर दिया, तो बीई जो है वो एक दूसरा मीडियन हो गया, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो ए बी के मिड पॉइंट को एफ कह दिया और उसको सी से ज्वाइन कर दिया, तो सी एफ जो है वो तीसरा मीडियन हो गया, ठीक है। तो हर ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस, और तीनों मीडियंस जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को जनरली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ all 3 medians, point of concurrency of all 3 medians. It is called centroid, ठीक है। it is denoted by capital G, it is denoted by capital G। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो हम लोग ने इतना किया है, जो लोग से अभी लेट ज्वाइन किए हैं, पहला पॉइंट तो कुछ खास नहीं है,
दूसरा पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, सेंट्रॉइड एंड मीडियंस। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है? अ लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो 3 मीडियंस होते हैं, ए डी, बी ई और सी एफ। ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होता है। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी? एक ही पॉइंट से पास करते हुए लाइन। एक ही पॉइंट से पास करना। 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट है, इसका मतलब तीनों लाइंस सेम पॉइंट से पास कर रही है। तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो तीनों लाइंस सेम पॉइंट से पास कर रही है। देखो फर्स्ट पॉइंट देख लो, इसको देखना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत सेंट्रॉइड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जनरल बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो मीडियन रहता है वो ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये गलत बात है। मतलब इन जनरल ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं होगा। तो yes, that is true only for isosceles and equilateral triangle. So in general, median is not perpendicular to opposite side. पहली बात ये हो गई, ये पहला मिसकंसेप्शन होता है। दूसरी बात, कभी कभी बच्चों को लगता है कि मीडियन जो है, जो मीडियन वाली लाइन है, जैसे एडी वाली लाइन, 2 ट्राइंगल्स बना दी, तो उनको लगता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, these two triangles are congruent or similar। ये भी रॉन्ग बात है। तो इन जनरल मीडियन do not divide triangle into two congruent और सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एरिया इनकी सेम है। जैसे इस ट्राइंगल की जो एरिया है और इस ट्राइंगल की जो एरिया है वो सेम है। ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों कि दोनों ट्राइंगल्स की एरिया सेम होगी? क्योंकि बेस को इक्वली डिवाइड कर दिया। सर बेस इक्वल है और हाइट भी सेम है। हाँ, बेस इक्वल है और हाइट भी सेम है। तो बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि मीडियन डिवाइड्स एनी ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज। 2 बराबर के एरियाज में डिवाइड करता है मीडियन। इतनी बात समझ में आ गई? ये किसकी बात हो गई? मीडियन की बात हो गई हमारी। अब थोड़ी बहुत सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। So this was about median. अब सेंट्रॉइड के बारे में अगर मैं बात करूं, तुम लोग साथ में लिखते जाओ जो जो बोल रहा हूं मैं। तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन वैसे तो मैंने क्या बताया, इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो अब होता क्या है, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो अच्छा सा, तो ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। तो इसके 3 मीडियंस होंगे। तो ये मान लो डी है। अच्छा, जो सेंट्रॉइड होगा वो हर एक मीडियन पे लाई करेगा। चाहे एडी मीडियन लिखूं उस पे भी लाई करेगा, चाहे बीई मीडियन लिखूं उस पे भी लाई करेगा। अग्री करोगे इस डायग्राम से? जो जी वाला पॉइंट है, इट विल लाई ऑन एडी लाइन ऑल्सो
BE line also and CF line also. ठीक है, तो मैंने बस AD वाला मीडियन लिया और उस पे G पॉइंट लिया है। तो होता क्या है कि जो सेंट्रॉइड है जिसको G से डिनोट करते हैं हम लोग, G डिवाइड्स AD in the ratio of 2:1। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उन सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रूफ नहीं पढ़ने वाले, वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर आएगा एक ट्रिग्नोमेट्री में, तब उसका प्रूफ पढ़ेंगे। अभी तो बस प्रॉपर्टीज याद करनी है। इसका क्या मतलब है कि ये जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 का रेशियो है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अब देखो दूसरी बात जो है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ मीडियन, जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और C x3 y3 है। तो D का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना क्या होता है सबको? यस सर। वो तीनों का एवरेज ले लेंगे, ऐड करके। नहीं, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, B और C का मिड पॉइंट क्या होगा, x2 + x3/2 कॉमा y2 + y3/2। ऐसा लिख सकते हैं, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को G का कोऑर्डिनेट लिखना है फ्रॉम द लाइन AD, G का कोऑर्डिनेट लिखना है फ्रॉम द लाइन AD, तो हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए G के कोऑर्डिनेट में मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स दिस, मतलब 2 टाइम्स x2 + x3/2 प्लस 1 टाइम्स दिस, 1 टाइम्स x1 होल अपॉन 2 + 1 3। ऐसे ही y के लिए भी आता। सर हम लोग x1 + x2 + x3/3 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो वही उसका प्रूफ दिखा रहा हूं मैं। अब इधर भी लगाते तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करते अगर तुम, तो ये बन जाता ना x1 + x2 + x3/3, कॉमा y1 + y2 + y3/3। मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, G का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, कॉमा y1 + y2 + y3/3। जहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारे के सारे क्या है, उस वर्टिसेस के ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। ये समझ में आ गई बात, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। अंडरस्टूड? सेंट्रॉइड वाला पॉइंट जो है दैट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो इतना क्लियर सबको? सो सेंट्रॉइड और मीडियन से रिलेटेड चीजें क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। Okay. यस सर। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा सरकम सेंटर, सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल एंड सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। क्या हुआ जी? उत्कर्ष क्या बोल रहे हो? जी वाले पॉइंट को, कौन से जी वाले पॉइंट को वापस बताओ? हेलो, कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट में क्या है कि जी वाला पॉइंट लाइन AD पे लाई कर रहा है और ये जो रेशियो है वो 2:1 है। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो पहले D वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो D वाला पॉइंट निकालने के लिए D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। फिर अब देखो D वाला पॉइंट आ गया और A वाला पॉइंट आ गया, तो G वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया? सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो G क्या होता? 2 टाइम्स D वाला कोऑर्डिनेट प्लस 1 टाइम्स A वाला कोऑर्डिनेट होल अपॉन 3। समझ में आ गया? Okay, now we have circumcenter and circumcircle circumradius तो of a triangle। तो जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल है अपना, तो ऐसा कोई ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस से एक यूनिक सर्कल पास करता है। हर ट्राइंगल, जैसे कोई एक यूनिक ट्राइंगल है तो उसके वर्टेक्स से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। एक ही सर्कल पास कर सकता है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 सर्कल्स पास कर सकते हैं, एक यूनिक सर्कल ही पास करेगा। तो उस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अच्छा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, हर सर्कल का अपना एक सेंटर होता है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा, तो रेडियस निकालने के लिए उस पॉइंट का A से डिस्टेंस निकाल लिया, या B से डिस्टेंस निकाल लिया, या C से डिस्टेंस निकाल लिया। ये डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहे हैं? रेडियस को। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट विल बी सर्कम रेडियस ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, दैट विल बी सर्कम रेडियस ऑफ दैट ट्राइंगल। सर्कम रेडियस को इन जनरल कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया? सर्कम सर्कल is the unique circle passing through all the 3 vertices of triangle. It is a unique circle passing through all the 3 vertices of triangle. ये सर्कम सर्कल हो गया। सर्कम सेंटर क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल तो खुद एक सर्कल है ना, तो उस सर्कल का जो है सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर कहेंगे। और सर्कम रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ठीक है, इतनी बात याद रहेगी सबको? ओके, तो ये तो डेफिनेशन टाइप की चीज हो गई। अब उसके बाद जैसे सेंट्रॉइड कैसे ऑब्टेन होता है?
सेंट्रॉइड कैसे ऑब्टेन होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। मीडियन ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियंस के इंटरसेक्शन से। हाउ कैन वी ऑब्टेन सर्कमसेंटर? एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पे। हाँ, एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पे। नहीं, एंगल बाइसेक्टर्स नहीं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular bisector of the sides of triangle. ठीक है, ऐसा क्यों? समझाता हूं उसका रीजन। सो सर्कमसेंटर का ऐसे डेफिनेशन क्या था, मतलब सर्कमसेंटर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्कमसेंटर इज अ पॉइंट which is equidistant from all three vertices of triangle. ऐसा कहा जा सकता है, circumcenter is a point which is equidistant from all the three vertices of triangle. बोलो बच्चों। यस सर। देखो ये वाला जो पॉइंट है यही सर्कमसेंटर है, और इसका ए से जो डिस्टेंस है, बी से जो डिस्टेंस है और सी से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इक्वल है। तो सर्कमसेंटर का ये भी डेफिनेशन है कि इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो अब जैसे हम लोग ने से कोई एक ट्राइंगल बनाया, ब्लैक कलर का बना ए बी सी, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत पता है क्या होती है? जैसे मान लो ये एक बी और सी ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? बेस को डिवाइड भी करता है और एंगल 90 डिग्री से। परपेंडिकुलर भी हो और इक्वली डिवाइड भी कर जाए, परपेंडिकुलर भी हो और इक्वली डिवाइड भी कर जाए लेंथ को, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब खास बात क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की? ये जो डॉटेड लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लो, ठीक है। इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लो ये पॉइंट पी ले लिया और उसको बी और सी से ज्वाइन कर दो आप, तो ये जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो ये और ये इक्वल है, फिर 90 डिग्री है, फिर ये साइड भी कॉमन है। समझ में आई बात? तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब पीबी और पीसी दोनों इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from the end points. इतनी बात क्लियर है? is equidistant from the end points. ठीक है? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है? तो और ऊपर करूं सत्यम? हो गया? लिख लिया पूरा?
चलो, सो अब देखो, जैसे मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये मिड पॉइंट है, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऐसे हो गया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस वर्टेक्स से पास करे ही। जैसे तुमने इस डायग्राम में भी देख लिया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा है। अच्छा, वैसे ही मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो ये हो गया। अब देखो, ये एक पॉइंट आएगा, जैसे मान लो इस पॉइंट को हम लोग ने P कह दिया, इस पॉइंट को क्या कह दिया? P। तो क्योंकि P जो है, सिंस P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि PB और PC इक्वल होने चाहिए, सिंस P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अच्छा, सिंस P ऑल्सो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है PB और PAB इक्वल होने चाहिए? सो एक तरीके से क्या हो गया कि P जो है वो A, B और C इन तीनों से इक्वल हो गया, और यही तो डेफिनेशन होता है किसका? सर्कमसेंटर का, कि इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस। सो वही लिखा है कि हाउ टू ऑब्टेन सर्कमसेंटर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। सब लोग एक बार कमेंट करो जल्दी से, ये क्लियर है? सर्कमसेंटर, Yes, sir. circumcenter is the point of intersection of perpendicular bisector. It is obtained by point of intersection of perpendicular bisector. अच्छा, जो हमारा सेंट्रॉइड था वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता था। अच्छा, सर्कमसेंटर के साथ क्या सीन है कि सर्कमसेंटर कैन लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंड ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल। देखो, जो थोड़ा बहुत तुम्हारा लिखने का मिस हो जा रहा है, मैं तुरंत PDF पोस्ट कर दूंगा 5 से 10 मिनट में, तो उसके लिए तुम स्पेस छोड़ दो, तुम उसके बाद लिख लेना। क्योंकि होता क्या कि ऑनलाइन टीचिंग में ऐसे ही थोड़ा टाइम लग जाता है पढ़ाने में, तो अपना कोर्स बहुत स्लो चलेगा तो मतलब नहीं होगा ना। जो तुम्हारा मिस हो जा रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ देना, और उसको फिर जब मैं PDF पोस्ट करूंगा उससे लिख लेना। समझते जाओ, अभी मेन नेम क्या करना है समझते जाना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वो पूछो कि सर ये नहीं आया। Circumcenter can lie inside, outside or on the side of the triangle. Inside कब lie करता है? In case of, Acute angle triangle. yes, very good, acute angled triangle. Outside कब lie करता है? In case of obtuse angled triangle. And on the side of triangle कब lie करता है? In case of right angled triangle. In case of what? Right angled triangle.
ठीक है। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखो जरा। जैसे मान लो कि मैं एक सर्कल बनाऊं, ये सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल पे अगर मैं कोई 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, 3 पॉइंट सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दूं, तो उससे क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जैसे मान लो ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सर्कम सेंटर इज लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है। और ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल विल बी व्हाट? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। यहाँ पे सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड सीसी, सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। फिर से मैं कोई दूसरा एग्जांपल दिखाऊं। दूसरा एग्जांपल याद है, मैंने एक लास्ट क्लास में एक दिखाया था, जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था। जैसे मान लो सेंटर यहाँ पे है और मैंने ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैंने ट्राइंगल कैसा ड्रॉ कर दिया? ऐसा ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर है वो यहाँ पे है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। भले देखने में नहीं लग रहा होगा, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। और तीसरा सिनारियो से अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, बन गया भाई, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और जैसे मान लो ये सेंटर है सर्कल का, और मैंने ट्राइंगल ऐसा ले लिया, ऐसा ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ए बी सी। तो ये वाला, ये तो पता है ना कि डायमीटर जो है वो सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? साइड बीसी पे लाई कर रहा है। तो इस केस में सर्कम सेंटर इज लाइंग ऑन द साइड बीसी, और ये बीसी एक तरीके से उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, और ये इक्वली डिवाइड हो रहा होता, क्योंकि ये तो सेंटर है उस सर्कल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन केस ऑफ right angled triangle, in case of right angled triangle, circumcenter is the midpoint of hypotenuse of the triangle. Circumcenter is the midpoint of hypotenuse of the triangle. समझ में आई बात? स्टूडेंट्स ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो, so let's move forward. इतनी चीजें क्लियर सबको, सारे बच्चों को, कि कोई डाउट है इसमें?
तो अब सर्कम सेंटर के बाद किसकी बारी आती है? ऑर्थो सेंटर की। अच्छा, सर्कम सेंटर को जनरली स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कम सेंटर को वी डिनोट विथ स्मॉल ओ। जैसे सेंट्रॉइड को सॉरी कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, वैसे ही सर्कम सेंटर को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा, स्मॉल ओ से किसको डिनोट करते हैं इन जनरल? स्मॉल ओ को किससे डिनोट करते हैं? ओरिजिन। अब बारी आती है ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर और उसके रिगार्डिंग और कौन होता है? एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर एंड एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड क्या होता है? सबको पता है कि अ लाइन passing through vertex and perpendicular to opposite side. A line passing through vertex and perpendicular to opposite side. और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ intersection of all three altitudes. Point of intersection of all three altitudes of triangle. ठीक है, तो अगर अपन ट्राइंगल ड्रॉ करने का सोचें, तो ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। तो ए से मान लो कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये पहला एल्टीट्यूड हो गया ए डी। बी से मान लो कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ए सी को, बी ई। सी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती वो सी एफ। तो ये जो पॉइंट होता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस वी से एज ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को इन जनरल कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है? कैपिटल एच से। तो ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब दूसरा पॉइंट जो है कि ऑर्थो सेंटर may lie inside, outside or on the triangle, on the sides of triangle. ठीक है, सेम स्टोरी। इनसाइड के लिए कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? acute angle. एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आउटसाइड के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ऑन द साइड के लिए राइट एंगल ट्राइंगल। ऑन द साइड के लिए क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो विवान कौन सा पार्ट देखना है तुमको? ऑर्थो सेंटर वाला ही। देखो, यहाँ से स्टार्ट किया ऑर्थो सेंटर, हो गया? ओके फाइन। तो देखो, मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे ऑर्थो सेंटर तुम्हारा बनता। जैसे मान लो मैंने एक ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो इसका ऑर्थो सेंटर बनाना तो मतलब वही हो गया जैसे अभी बना रहे थे। ऐसे टाइप का। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर हो गया, दैट इज इनसाइड द ट्राइंगल।
अच्छा, अगर मैं कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेता हूँ, so if I take any obtuse angle triangle, then I am going to show that ortho center is lying outside the triangle. So जैसे मान लो मैंने ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये दिख रहा है ऑब्ट्यूज है ABC, दिस इज ABC। तो अब देखो मेरे को क्या करना होगा, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक एल्टीट्यूड्स फ्रॉम A टू BC। तो अब देखो वैसे तो अगर A को तुम BC से किसी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, BC लाइन सेगमेंट के किसी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, तो वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो मैं क्या करता, BC को थोड़ा एक्सटेंड करता और तब परपेंडिकुलर ड्रॉप करता। तो जैसे मान लो ये जो लिखा है ये एल्टीट्यूड 1 है, ठीक है। अच्छा, B से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता AC पे, B से अगर मैं AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो वो ऐसा होता, ऐसे टाइप का। अब इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड कर दूं तो वो कहीं यहाँ पे मिलेगा और यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर H। अच्छा, अब किसी को लग रहा होगा कि C वाला भी जो है उसको भी यहाँ पे ही मिलना चाहिए, तो वो हाँ मैं दिखा सकता हूँ कि वो ऐसा होगा। C से अगर मेरे को AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो यहाँ पे AB को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो तो वो भी जाके ना H पे ही मिलेगा। तो यही वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया हमारा, ऑर्थो सेंटर। समझ में आई बात? अच्छा, Yes, sir. राइट एंगल, हाँ नहीं सर कुछ। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में बहुत आसान होता है। ABC ये ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि A पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है साइड BC पे, तो वो क्या होगा, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है साइड BC पे, तो वो यही वाली लाइन होगी, AB वाली लाइन ही होगी। Yes, sir. तो AB जो है वो साइड भी है और AB जो है वो एक तरीके से एल्टीट्यूड 1 भी है। अच्छा, अगर मेरे को C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन AB, तो वो कौन सी लाइन होगी, CB BC. वाली लाइन होगी, CB वाली लाइन होगी। C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो वो एक तरीके से साइड भी है और एल्टीट्यूड 2 भी है। तो दो एल्टीट्यूड कहाँ पे मिले, पॉइंट B पे मिले। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो गया उस ट्राइंगल का, H या ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और किसी को लग रहा होगा कि क्या थर्ड एल्टीट्यूड भी यहीं पे मिलता क्या, ऑब्वियसली मिलता, क्योंकि अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता AC पे, तो ये एल्टीट्यूड 3 होता अगर, तो वो एक तरीके से वो B से तो पास कर ही रहा होता ना। तो देखो तीनों एल्टीट्यूड B से पास किए, तो B वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। सो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है दैट इज द ऑर्थो सेंटर, इज द ऑर्थो सेंटर। समझ में आई बात? 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बहुत ही खास होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, इतना क्लियर?
हाँ, कोई दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर भी कर सकते हो। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, वो हमेशा सेम पॉइंट पे ही मीट करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। तो तुम कोई भी दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करके काम कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट व्हाट? ऑर्थो सेंटर। अब बारी आती है इन सेंटर एंड इन सर्कल। ठीक है, इन सेंटर एंड इन सर्कल। तो बताओ इन सेंटर क्या होता है या इन सर्कल क्या होता है? Circle touching all sides of the triangle. सर एक ऐसा सर्कल जो सारे साइड्स को टच अंदर करे। से अंदर से टच करके जाए। एक जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ABC, तो एक ऐसा सर्कल जो अंदर हो और तीनों साइड्स को टच करके जाए। ठीक है, ये क्या होगा? इन सर्कल होगा। और इसका जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, वो क्या होगा? इन सेंटर होगा। ठीक है, तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल में अंतर क्या है? सर्कम सर्कल और इन सर्कल में अंतर क्या है? इन सेंटर हमेशा अंदर रहेगा। सर्कम सर्कल जो है वो वर्टेक्स से क्रॉस होके जाता है। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है। सर्कम सर्कल जो है वो वर्टेक्स के थ्रू होके जाता है, और इन सर्कल जो है वो क्या होता है? वो साइड्स को टच करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइड एंड वर्टेक्स। यू ऑल नो कि साइड और वर्टेक्स में अंतर होता है। तो इन सर्कल साइड्स को टच करके जाता है इंटरनली, अंदर वाला सर्कल, और सर्कम सर्कल क्या होता है? बाहर वाले को टच करके जाता है। ठीक है, खैर वी आर टॉकिंग अबाउट इन सर्कल। तो अच्छा, अब कभी भी जैसे मान लो कोई सर्कल है और वो किसी लाइन को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जिस पॉइंट पे लाइन को टच कर रहा है, और तुम लोग ने पढ़ा भी होगा कि सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं तो वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है उस लाइन से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गए। ओके, अब इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। और यही जो रेड वाली लाइन है वो उस सर्कल की रेडियस है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? इट इज इन रेडियस। इट इज व्हाट? इन रेडियस। तो इन सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? जनरली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इन सेंटर को। इन सेंटर को वी डिनोट विथ कैपिटल आई। स्मॉल आई से किसको डिनोट करते हैं? बताओ, स्मॉल आई से मैथ्स में किसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से? आयोटा। यस, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा। ठीक है, वो तो टाइम पास कर रहे थे अपने। ओके, सो डेफिनेशन समझ में आ गया। सो हम लोग इन सर्कल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
circle touching all three sides of triangle internally. फिर इन सेंटर का डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इट इज सेंटर ऑफ द इन सर्कल. इट इज सेंटर ऑफ द इन सर्कल. और इन रेडियस का डेफिनेशन क्या लिखूंगा? बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन होगा. क्या होगा? रेडियस ऑफ इन सर्कल. रेडियस ऑफ इन सर्कल. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है इन सेंटर की. तो जैसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, हम लोग ने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए हैं? हम लोग ने सेंट्रॉइड पढ़ा, सरकम सेंटर पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा. अब इन सेंटर पढ़ने जा रहे हैं. तो सेंट्रॉइड कैसे ऑब्टेन करते थे? सेंट्रॉइड वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. सेंट्रॉइड को कैसे ऑब्टेन करते थे? सेंट्रॉइड को वी यूज्ड टू ऑब्टेन बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा? सरकम सेंटर. वो कैसे ऑब्टेन होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स. उसके बाद ऑर्थो सेंटर कैसे ऑब्टेन होता था? बताओ. पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन. ऑल्टीट्यूड्स. अच्छा, इन सेंटर वाला पॉइंट कैसे ऑब्टेन होगा? इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर of triangles, of the triangle. It is obtained by the point of intersection of angular bisector of the triangle. ये पहली बात है इन सेंटर के रिस्पेक्ट में. तो ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये 3 पॉइंट्स तो मैंने बस ऐसे ही रिवाइज कराने के लिए लिख दिए. ठीक है, इसका अभी तो इन सेंटर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो बस रिवाइज कराने के लिए लिख दिए. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सेंटर के रिस्पेक्ट में, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसे हर पॉइंट का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता था. तो इन जैसे सरकम सेंटर का सिग्निफिकेंस क्या होता था? कि जो सरकम सेंटर वाला पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट पे है. तो जो इन सेंटर वाला पॉइंट है, इट इज equidistant from all 3 sides of the triangle. ठीक है, it is equidistant from all 3 sides of a triangle. देखो, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है. जैसे मान लो 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना. तो लोकस हो गया ना बेसिकली. मतलब क्या हुआ? लोसाई जैसा हो गया. क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. सर लोसाई. समझ में नहीं आ रहा किसके जैसा होगा. सर लोकाई आई थिंक वो बोल रहा है. लोकाई नहीं, लोकाई तो मतलब वो किसी भी चीज का लोकाई हो सकता है. जैसे हाँ भाई. तो देखो, जैसे अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको और इनको जोड़ दो, तो यही जो है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा. अब अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो अगर कभी भी लाइन और पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात होती है ना, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, इस डिस्टेंस की बात होती है.
कभी भी लाइन और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही हो, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही हो तो दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो, उससे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। और कभी भी पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही हो तो जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में। कोई सोचे कि सर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ लाइन पे और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये वो वाला डिस्टेंस होगा। तो मैं कहूंगा नहीं, अगर पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही होगी तो वो हमेशा ही एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होगी। तो इस बात को ध्यान रखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन is always perpendicular distance of point from the line, not any other distance, not any other distance। समझ में आई बात? तो अब अगर तुम इसमें देखो, जो हमारा इन सेंटर वाला पॉइंट था, फिर से मैं अगर से ट्राइंगल बनाऊं, मान लिया ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, मान लो कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया। और ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने आई बोला। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो आई, मान लो एफ ये वाला पॉइंट है, आई एफ जो है वो एक तरीके से ए बी के परपेंडिकुलर होगा। आई एफ विल बी परपेंडिकुलर टू ए डी, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सब लोग बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है तुम लोग को? कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा? एक बार चैट बॉक्स में बताओ किसको किसको नहीं समझ में आ रहा। कितने लोग को समझ में आ रहा है वो बताओ चैट बॉक्स में। ओके, मैं फिर से विवान कौन चीज एक्सप्लेन करूं फिर से? देखो, दिस रिसेंट ट्राइंगल वन ना, ये चीज समझ में आ गई? देखो, कभी भी पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो उस पॉइंट से अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उस लाइन पे, तो जैसे मान लो पी डी, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है? अब जैसे मैं आई को, जैसे ये ट्राइंगल बनाया और उसके अंदर सर्कल बनाया और ये एफ पे टच कर रहा है, ऐसे यहाँ पे एफ पे टच किया, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो आई एफ वाली लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी। और तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आई से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता, आई से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता ए बी पे, तो वो एफ पे ही जाके मीट करता। तो ये जो आई एफ है, दिस आई एफ, इट इज व्हाट?
perpendicular distance of I from the line AB. IF is perpendicular distance of I, capital I, from the line AB. ऐसे ही जैसे मान लो ये पॉइंट E होता, तो मैं कहता कि I is the perpendicular distance of line AC from point I. और जैसे मान लो ये D होता से पॉइंट, टेंजेंट यहाँ पे हो रहा है, तो मैं कहता कि ID is what? Perpendicular distance from I to the line BC. So ऐसा हम लोग कह सकते थे क्या कि ID, IE और IF इक्वल है, जो इन रेडियस के बराबर है, स्मॉल आर। इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन रेडियस को किससे आप डिनोट करोगे? स्मॉल आर से डिनोट करोगे, ये याद रखोगे। सो I is equidistant from AB, BC and AC. Capital I is equidistant from AB, BC and AC. ठीक है, तो यही वो चीज है कि in center is equidistant from all the three sides of the triangle. In center is equidistant from all the three sides of the triangle. समझ में आई बात? Yes, sir. प्रसन्ना तुमको आ गया? यस सर। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, अब इन सेंटर को ऑब्टेन कैसे करते हैं? वो शायद मैंने लिखा है क्या? हाँ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल. It is obtained by the point of intersection of angular bisector of the triangle. So जैसे अपन कोई ट्राइंगल बना ले, तो ये कोई ट्राइंगल हो गया A, B, C. तो एंगुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो जैसे मान लो ये एक एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। जैसे मान लो ये कैपिटल A एंगल था, तो ये A/2 और ये A/2 हो जाता। वैसे ही से ये कैपिटल B एंगल था, तो ये B/2 और ये भी B/2 हो जाता। और फिर इसका एंगुलर बाइसेक्टर, तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? लाइन होती है। तो ये लोग जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को मैं क्या कहता? कैपिटल I, विच इज इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा, जो हमारा एंगुलर बाइसेक्टर होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये तुम लोग ने शायद पढ़ी भी होगी। एंगुलर बाइसेक्टर bisects opposite side in ratio of adjacent sides. ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कभी 9th-10th में? मतलब ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। कि जैसे मान लो इसको मैं स्मॉल c बोलता, इसको मैं स्मॉल b बोलता, और से ये एंगुलर बाइसेक्टर होता, ये और ये एंगल A/2 और ये एंगल भी क्या है? A/2। तो ये पॉइंट D होता जहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा होता BC को,
तो ये BD/DC जो होता है ना, उसका रेशियो जो है वो C/B होता। इधर का ये ले लिया और इधर का ये ले लिया। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है? इट बाइसेक्ट्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। जैसे मान लो अगर मैं कोई दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर लिखूं, से ये ABC ट्राइंगल है और मैं ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करूं, ये और ये एंगल इक्वल है, तो देखो C के सामने वाली साइड स्मॉल c और A के सामने वाली साइड स्मॉल a, तो ये जो रेशियो होता, इसका और इसका जो रेशियो होता वो क्या होता? C/A। सर ये लेकिन ये कैसे पता कि C/A है कि A/C है? देखो जैसे AE है ना, तो AE के साइड वाला जो है वो C में ही है। AE वाला जो ये वाला ट्राइंगल है उसमें AE है और उसी में C भी है, तो AE के पास C लिख दो, AE के नीचे C लिख दो। और ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें EC है और उसमें A है, तो EC के नीचे A लिख दो। समझे? बोलो स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एंगुलर तो इसका बाइसेक्टर प्रूफ भी है क्या? हाँ, इन सब का प्रूफ होता है। वो हम लोग एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसमें सब के प्रूफ्स देखते हैं। अभी तो हम लोग बस जितनी प्रॉपर्टीज आती है ट्राइंगल की वो सारी के सारी डिस्कस कर रहे हैं, सारे के प्रूफ्स होते हैं जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना। देखो मैंने 80 to 90% के प्रूफ तो करा ही दिए हैं, बाकी जो एक दो प्रूफ्स बचते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं इसलिए प्रूफ नहीं कराता, लेकिन उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। एज सच अभी प्रूफ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बस तुमको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है उसको अपने को याद रखना है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो उसमें ज्योमेट्री आ रही है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? ओके। अच्छा, एक और बात इन सेंटर से रिलेटेड, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ABC, तो इसको कैप स्मॉल a लिखते हैं, इस लेंथ को स्मॉल b लिखते हैं और इस लेंथ को स्मॉल c लिखते हैं। जैसे मान लो a के कोऑर्डिनेट को मैंने x1, y1 लिख दिया, b के कोऑर्डिनेट को से x2, y2 लिख दिया और c के कोऑर्डिनेट को से x3, y3 लिख दिया। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ax1, देखो ax1 के साथ कौन आएगा? उसके ऑपोजिट वाला साइड का लेंथ। फिर x2 के साथ कौन आएगा? उसके ऑपोजिट वाले साइड का लेंथ, bx2 प्लस cx3 होल अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y में क्या होता है? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हमारे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इतना क्लियर है? अब एक चीज आती है, एक्स सर्कल
and x center, x circle and x center. ठीक है, तो इसमें क्या होता है x सर्कल एंड x सेंटर में? सर एक सेकंड, वो इन सेंटर का फॉर्मूला दिखा सकते देखो इन सेंटर का फॉर्मूला ये है, हो? थैंक यू सर, हो गया। x सर्कल एंड x सेंटर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक मिनट ये, वापस हाँ फॉर्मूला। फॉर्मूला दिखाऊं? देखो सर ये लगभग वैसा नहीं है, मतलब सेंट्रॉइड जैसा। नहीं, सेंट्रॉइड में कभी लेंथ मल्टीप्लाई नहीं होता है ना। जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। इसमें a मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। सर आप इसका एक एग्जांपल दिखा सकते हैं? एग्जाम्पल कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे होंगे? हाँ सर, मतलब एक क्वेश्चन जिसमें से कैलकुलेट कर सके हम लोग। हाँ देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि a जो है वो हो जाए 2,3, b जो है वो हो जाए 5,7 और c जो है वो हो जाए -1, -1। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी के। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। Find the coordinate of in center of triangle ABC। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। टू कॉमा थ्री, 2,3 तो नहीं आएगा सुनल, क्योंकि 2,3 तो ए का ही कोऑर्डिनेट है और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। क्यों बताओ? तो जो सर्कल है वो इंटरनल साइड्स को टच करता है। हाँ, सर्कल अगर खुद इंटरनल है, अगर सर्कल खुद ट्राइंगल के अंदर है तो उसका सेंटर तो और अंदर हो जाएगा ना। सर एक मिनट, थोड़ा ऊपर।
सर एक बार आप वो फॉर्मूले का फिगर दिखा सकते हो थोड़ा? देखो ax1 का क्या मतलब है, तुम ऐसे समझो, जैसे ये वाला x कोऑर्डिनेट है ना, इसको ऑपोजिट साइड लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है उसको ऑपोजिट साइड लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है उसको ऑपोजिट साइड लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले साइड लेंथ निकालते हैं। तो साइड लेंथ हमको डायरेक्टली निकालने आनी चाहिए देख के। देखो ये क्या बनेगा, √3² + 4² बनेगा। 3² + 4² क्या होता है? 5। √3² + 4 2,3 आ रहा है फर्स्ट नंबर। हाँ सर 2,3 आ रहा है। 3 आ रहा है। अच्छा, ये क्या बनेगा, √a² + b² बनेगा। 3² + 4², वो भी 5 हो जाएगा। वो भी 5 हो जाएगा। ओ अच्छा, पता है इसमें क्या गड़बड़ी हो गई इस क्वेश्चन में? इस सर क्वेश्चन, इनइक्वालिटी हाँ, ट्रायंगुलर। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर बन रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर पॉइंट बन रहे होंगे। सर कोलिनियर कैसे? हम्म, सर हमें कैसे बताओ कोलिनियर बन? कोलिनियर कैसे पता, मैं बताऊं? जैसे इन दोनों का सम इसके बराबर है, 5 + 5 10। तो तुम कुछ ऐसा सोचो कि ये B है, ये C है और ये A है। अगर मान लो तो हमारा BA कितना है, 5, AC कितना है, 5, और BC आ रहा है 10। BC क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। जैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए ये भी तो एक कंडीशन होती है ना, कि नहीं सर, BA वैसे + AC = BC। ठीक है, तो इससे तो एक कोई भी ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। बाय द वे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, तो उसके इन सेंटर की बात ही नहीं होगी। तो लेकिन मुझे x कोऑर्डिनेट 5/2 आ रहा है। नहीं, अब अच्छा देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट अगर जैसे मान लो, अगर मैं लिखता तो वो क्या होता, 10 × 2 20 + 5 × -1 -5 + 5 × 5 25 होल अपॉन 5 + 5 + 10 20, मतलब 40/20 आ गया, 2 आ गया। देखो x कोऑर्डिनेट 2 आया है। तो हो सकता है कि y कोऑर्डिनेट भी 3 आ रहा हो। ठीक है, तो खैर मतलब मैंने पॉइंट्स ही ऐसे गलती से ले लिए कि वो तीनों कोलिनियर बन गए। लेकिन प्रोसीजर समझ में आ गया तुम लोग को कैसे करना होगा अगर ट्राइंगल दिया होगा तो? यस सर। तुम लोग को क्या करना होगा, तीनों साइड लेंथ निकालनी होगी, और साइड लेंथ निकालने के बाद वही फॉर्मूला लगाना होगा, ax1 + bx2 + cx3/3, ay1 + by2 + cy3/3। ठीक है, तो यहाँ पे सर हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आया और बोला इन सेंटर बता, तो हम लोग 2/2,3 मार्क करेंगे या बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नो ट्राइंगल is formed in this case।
no triangle is formed in this case since points are collinear. Since points are what? Collinear. So in center does not exist in this case. और अगर और कोई क्वेश्चन होता तो उसमें देख लेते जैसा भी होता अपन. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट कि इन सेंटर always lies inside the triangle. जैसे कौन कौन से पॉइंट्स हमेशा ट्राइंगल में लाई करते हैं? एक तो सेंट्रॉइड हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, और दूसरा इन सेंटर हो गया जो हमेशा अंदर लाई करता है. बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं जैसे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब लोग वेरी कर सकते हैं, अंदर भी लाई कर सकते हैं ट्राइंगल में, बाहर भी लाई कर सकते हैं. और दूसरा पॉइंट है कि इन सेंटर इज ऑब्टेन्ड by internal angular bisector of the angles of triangle. अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये बात तो लिखवा दी है पहले से ही कि इन सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय एंगुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज क्या लिखी है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर. इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, तो ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का बाइसेक्टर. एक एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, वो हम लोग अभी एक्स सर्कल्स में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है देखो जरा. जैसे मान लो मेरे को बी का इंटरनल एंगल ये होता और बी का एक्सटर्नल एंगुलर कौन सा होता? ये वाला होता बी का एक्सटर्नल एंगुलर. एक्सटीरियर टू बी वाला एंगल ये होता ना, ये वाला. अब अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर लूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ बी. ऐसे ही अगर मैं से सी को एक्सटेंड करूं तो दो ही मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलेगा इसमें. तो जैसे मान लो ये हो गया, इस एंगल, इस वाले पॉइंट को, इसको क्या कहूंगा मैं? एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ सी. ठीक है, इस वाली लाइन को एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ सी. समझ में आई बात? सो इन सेंटर जो ऑब्टेन होता है दैट इज ऑब्टेन बाय इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. समझ में आई बात? ओके. अच्छा, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हमारे पास, ए है, बी है, सी है. ठीक है, ये 1,3 है, ये 5,6 है, और ये जो है हम्म, 6,
ना लिखूं, 15 है, ठीक है। क्वेश्चन है ये 6,15 है, और इस ट्राइंगल का आई जो है वो क्या है, इन सेंटर है। तो ए को आई से ज्वाइन किया और वो आगे जाके मान लो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट किया, बीसी को, ए को आई से ज्वाइन किया और वो जाके बीसी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट किया। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ये आई जो है वो क्या है, इन सेंटर है। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। क्वेश्चन समझ में आया? सर थोड़ा ऊपर करिए। और ऊपर हाँ सर हो गया। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग को क्या अप्रोच यूज करना है? सर वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हम्म, okay, so let's do it. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि AD जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है। तो एक एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती थी कि जो ये वाला पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड को, इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले AB का लेंथ निकाल लिया, तो AB का लेंथ कितना आ जाएगा, √4² प्लस 5 आ जाएगा। AC का लेंथ निकाल लिया, वो 12 आ जाएगा, सॉरी 13, हाँ 13 आ जाएगा, वो 13 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला रेशियो है दैट विल बी व्हाट, 5:13 वाला रेशियो होगा पॉइंट डी का। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का जो रेशियो होगा BD/DC दैट विल बी 5:13।
तो बस अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो d का x कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 5 इंटू 6 30 प्लस 13 इंटू 5 65 होल अपॉन दिस प्लस दिस 18 5 इंटू 15 75 प्लस 13 इंटू 6 78 whole upon 5 plus 13 which is 18. So d का coordinate will be 95 whole upon 18 comma इन दोनों को ऐड करो 153 I think whole upon 18. ये d का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या यूज किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की कि एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स opposite side in ratio of adjacent sides. In ratio of adjacent sides. सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एक बार स्टूडेंट्स, तो आज जो भी पढ़ा उतना क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, या कोई कुछ डाउट वगैरह। आज बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक था कि सब ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यस, एवरीवन शुड कमेंट, जैसा भी हो। ना समझ में आया तो वो भी बताओ, समझ में आया तो वो भी बताओ। तो आज तुमको क्या करना है कि अभी मैं ये नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा ये वाले, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी है उसको रिवाइज कर लेना। ये प्रॉपर्टीज हम लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और जो मैंने होमवर्क दिया था, वो स्ट्रेट लाइन की एक शीट डाली थी, उसका होमवर्क दिया था, उसको जो है तुम लोग अपने होमवर्क ग्रुप पे बाय टुडे 10 PM पोस्ट करना, जो भी तुम लोग का होमवर्क ग्रुप है। ठीक है, पिछला ही होमवर्क है ये, काफी परसों का दिया हुआ है। हाँ, ये परसों का ही दिया हुआ है। तो और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसे ही। फिर ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह खत्म हो जाएगी तो फिर और बेटर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तो बस चैप्टर स्टार्ट किया है, इनफैक्ट अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये समझ सकते हो। अभी तो प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे, ठीक है। हाँ, वही 44 क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुमको ये जितना भी नोट्स है वो रिवाइज करके आना है, सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आनी है। मैं पहले प्रॉपर्टीज पूछूंगा बच्चों से। सर होमवर्क क्या था? होमवर्क होमवर्क तुम अपने ग्रुप पे देखना, मैंने एक शीट डाली थी, ठीक है। सर 1 to Straight line के- 44 क्वेश्चंस वाली। हाँ हाँ, वही 1 to 44 वाले। ओके सर। बहुत ही सिंपल सी है वो एक्सरसाइज।
फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और होमवर्क दूंगा। अभी कोई है नहीं क्या, इसको मैं होस्ट बना। चलो ठीक है, तो गुड बाय। बाय सर। बाय कोई भी सर। डाउट हो तो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है।